कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं। अभी जो हमारे क्लासेस चल रही हैं इस चैनल में, उसमें हम लोग झारखंड लेडीज सुपरवाइज़र का सोशियोलॉजी का सिलेबस को कवर कर रहे हैं। कल के इवनिंग की क्लास में हम लोगों ने देखा था सोशल स्ट्रेटिफिकेशंस की थ्योरी को, यानी सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांतों को। तो उसी से रिलेटेड ये एमसीक्यू है। और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे सामाजिक प्रतिमान एवं सामाजिक स्तरीकरण से रिलेटेड जो एमसीक्यू है, वो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है उसको देखेंगे। और एक ही वीडियो में आपको दोनों ही टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको क्लास हेल्पफुल लगे तो ज़रूर इसे अपने दोस्तों के भी शेयर करें। और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, क्योंकि देखिए अब फेस्टिवल का सीज़न स्टार्ट हो रहा है। तो हो सकता है कि वीडियो मैं आपको अपलोड दूंगी, लेकिन हो सकता है कि उसमें टाइम में थोड़ा आगे पीछे हो जाए। लेकिन अगर आप नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा तो आपको वो मैसेज चला जाएगा कि हाँ क्लासेस अपलोड हो गई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग की आज की क्लास को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सामाजिक प्रतिमान। तो समझते हैं कि सामाजिक प्रतिमान आखिर होता क्या है, प्रतिमान क्या होते हैं। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वर्ग आचरण के वे मानक जिनका अनुसरण इसके सदस्यों को निश्चित रूप से करना चाहिए। वे मानक जिनका पालन व्यक्ति में प्रसार लाने हेतु किया जाता है। कतिपय नियम जो व्यक्तियों को किसी किस्म की अंतःक्रिया से दूर रखने हेतु अपनाए जाते हैं, या वे जो व्यक्तियों के आचरण के विपरीत कार्य करते हैं। तो सामाजिक प्रतिमान किसको बोला जाता है, क्या चीज़ है जो समाज के अंतर्गत विद्यमान रहता है जिसको प्रतिमान के रूप में हम जान सकते हैं। तो वो हो जाएगा वर्ग आचरण के वे मानक जिनका अनुसरण इसके सदस्यों को निश्चित रूप से करना चाहिए, वे क्या कहलाएंगे, सामाजिक प्रतिमान कहलाएंगे। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, हम लोग इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा वक्तव्य सही है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। सामाजिक मानक सार्वभौमिक होते हैं। सामाजिक मानक परिस्थिति के अनुसार होते हैं। एक समाज में सभी सामाजिक मानक समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। सामाजिक मानक लगभग गतिहीन होते हैं। तो यहाँ पे वक्तव्य दिया गया है, उसमें से बोला गया है कि सही कथन का चयन करने के लिए। तो क्या होते हैं जो सामाजिक मानक होते हैं वो परिस्थिति के अनुसार होते हैं। जिस जगह पे जैसा होगा उस प्रकार से वहाँ की परिस्थिति होगी। क्योंकि देखिए समाज जो हमारा भारतीय समाज है, इसके अंतर्गत आपको विभिन्न धर्म जाति के लोग मिलेंगे। तो उनका जो अपना जीवन जीने का तरीका है, उनकी जो मानक परिस्थिति है, उनके जो मानक प्रतिमान है वो अलग अलग है। आप जहाँ जहाँ जाइएगा आपको वहाँ का जो रहन सहन, खान पान, आपको आचार व्यवहार सब अलग देखने को मिलेगा। थर्ड जो हमारे क्वेश्चन है वो है कि फोकवेज शब्द जो है ये किनके साथ जुड़ा हुआ है। तो फोकवेज जो है, ये फोकवेज को बोला जाता है लोकाचार। और ये जो शब्द है ये डब्ल्यू.जी. सनबर्न जी के द्वारा जुड़ा जाता है। फोकवेज को क्या बोला जाता है, लोकाचार बोला जाता है। तो फोकवेज का समाजशास्त्र के क्षेत्र में क्या उपयोगिता है, इसे क्या बोला जाता है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। क्योंकि प्रीवियस क्लास में भी मैंने फोकवेज से रिलेटेड आप लोग को बताया था, इसको क्या बोला जाता है, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। तो फोकवेज शब्द जो है ये किससे जुड़ा हुआ है, डब्ल्यू.जी. समनर से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी समूह द्वारा कार्यकलापों को संपन्न करने के अभ्यस्त तरीकों को क्या कहा जाता है। बोला जा रहा है कि कोई एक समूह है, समूह के अंतर्गत जो कार्यकलाप, जो क्रियाकलाप होती है उसको जो संपन्न किया जाता है तो उसका अभ्यस्त तरीका क्या है। उस तरीके को प्रतिमान बोला जाता है, मूल्य बोला जाता है, विधि बोला जाता है, या प्रथा बोला जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथा। हम लोग देखते हैं कि क्या बोला जा रहा है कि समूह के अंतर्गत जो कार्यकलाप हो रहे हैं तो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे सामाजिक मान्यता, सोचने विचारने व्यवहार करने के ढंग को प्रथा करते हैं। यह व्यवहार पारंपरिक होता है। सामाजिक अस्वीकृति के कारण इस प्रकार के व्यवहार का उल्लंघन करना प्राय अनुचित माना जाता है। कि अगर हम अपने प्रथाओं का विरोध कोई काम करते हैं तो उसको अनुचित बोला जाता है। जन रीतियाँ की अपेक्षा प्रथाएं अधिक स्थायी एवं कठोर होती हैं।
एक के प्रचलित लक्ष्य, आदर्श अथवा ऐसे मापदंड जिसके द्वारा एक व्यक्ति वस्तुओं, घटनाओं अथवा व्यवहारों का मूल्यांकन करता है, उसे सामाजिक मूल्य कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिन मानदंडों को तोड़ने पर कोई विधिवत दंड मिलता है उन्हें क्या कहा जाता है। मान लीजिए कोई मानदंड है हमारे समाज के अंतर्गत कोई है, तो उसको क्या कहा जाता है, जो दंड मिलता है उसको कानून बोला जाता है। कानून जो है ये राज्य का औपचारिक मानदंड है, यह प्रत्येक आधुनिक समाज की विशेषता है। कानूनी मानदंड के पीछे राज्य की शक्ति होती है। कानून में वह शक्ति है जो व्यक्तियों को नियम पालन करने के लिए मजबूर भी कर सकती है तथा नियम पालन न करने वालों के लिए दंड की भी व्यवस्था करती है। ठीक है, समाज के अंतर्गत अगर किसी भी व्यक्ति को कंट्रोल करना हो, जब हम सामाजिक नियंत्रण देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि जब व्यक्ति को कंट्रोल करना होता है तो या तो कानून के माध्यम से या फिर प्रथा धर्म के माध्यम से कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन एक बहुत ही समाज का आवश्यक तत्व है जिसके तोड़ने पर कठिन से कठिन सजा दी जाती है। प्रथाएं, वैचारिकी, रीति रिवाज या लोक रीतियाँ। तो अगर हम रीति रिवाज को, हमारा जो रीति रिवाज है, अगर हम उसको समाज के अंदर रहते हुए तोड़ते हैं तो उसके लिए हमको सजा मिलेगी, क्योंकि लोक रीति जब पूरी तरह से समाज के लिए नैतिक एवं लाभकारी मानी जाती है तो वो लोकाचार का स्थान ग्रहण कर लेती है। रीति रिवाज अथवा लोकाचार का पालन करना अनिवार्य माना गया है, इससे अवहेलना करने से दंडनीय है। लोकाचार जो है ये एक नैतिक मूल्य है जिसमें समाज कल्याण की भावना निहित होती है, जिसका उल्लंघन करने पर समाज कठिन से कठिन सजा देता है। लोक रीति अपेक्षित व्यवहार है, इसकी उपेक्षा करने पर समाज थोड़ा बहुत निंदा करता है किंतु विशेष कोई दंड नहीं देगा। अगर आप लोक रीति के कोई व्यवहार को अगर आप नहीं करते हैं तो उसको आपको निंदा होगा, लेकिन आपको कोई दंड नहीं दिया जाएगा। इसीलिए मैकइवर एवं पेज ने कहा है कि लोकाचार एक प्रकार का व्यक्तियों का आचरण का नियंत्रक है, रेगुलेटर है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक समाज के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि इसका उल्लंघन गंभीर दंड की अपेक्षा करता है। कौन सा चीज है जो अगर हम उसका उल्लंघन करते हैं तो समाज हमको दंड देगा, तो वो हो जाएगा लोकाचार। ठीक है, लोकाचार जो आगे चल के हमारे प्रथाएं का रूप ले लेती हैं, हमारी जन रीतियों का रूप ले लेती हैं, अगर हम उसका उल्लंघन करते हैं तो समाज हमें दंड देगा। नेक्स्ट अब हमारा जो टॉपिक है सामाजिक स्तरीकरण, ठीक है, जिसको कि हम लोगों ने कल इसकी थ्योरी को कवर किया था। तो इसका देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक संस्तरण का किसका सिद्धांत कार्यात्मक सिद्धांत के रूप में माना जाता है। मार्क्स, मैक्स वेबर, डेविस एवं मूर या सोरोकिन। तो सामाजिक स्तरीकरण का कार्यात्मक सिद्धांत किसका है, डेविस एवं मूर का, उन्होंने प्रकार्यात्मक सिद्धांत इसके अंतर्गत दिया था। तो सामाजिक संस्तरण के प्रकार्यात्मक सिद्धांत के प्रमुख प्रवर्तक किंग्सले डेविस एवं विल्बर्ट मूर हैं। इस सिद्धांत के समर्थकों का कहना है कि सामाजिक संस्तरण समाज की जरूरतों की उपज है, न कि व्यक्तियों की जरूरत की। डेविस तथा मूर यह तर्क भी देते हैं कि किसी भी समाज में जब व्यक्ति समान स्तर के नहीं हो सकते हैं, किसी भी समाज में एक समान स्तर के कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता है, समानता की भी अपनी एक सीमा होती है। समान स्तर के लोगों से समाज का निर्माण हो सकता है। सामाजिक असमानता समाज के लिए नितांत आवश्यक है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को विभिन्न कार्यों के निष्पादन के लिए समान रूप से पुरस्कृत नहीं किया जा सकता है। मान लीजिए कोई धोबी है तो धोबी को आप आयस के अनुसार क्या उसको सम्मान मिलता है, समाज में नहीं मिलता है। तो जिसकी कार्य की आवश्यकता जितनी अधिक होती है उसको समाज के अंतर्गत स्थान भी उसका और ऊंचा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है। कल मैंने बहुत सारे सिद्धांत के बारे में बताया कि कौन से स्तरीकरण का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया, उसको आप एक बार वीडियो को जरूर देखिएगा। तो प्रकार्यात्मक जो सिद्धांत है ये किंग्सले डेविस जी के द्वारा दिया गया है। फिर वही रिपीटेड क्वेश्चन है कि सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा किंग्सले डेविस और डेविड मूर। ठीक है, ये इनका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार के आपके क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक स्तरीकरण सिद्धांत में किसे कार्यात्मक सिद्धांत के रूप में माना जाता है। किसके सिद्धांत को कार्यात्मक या प्रकार्यात्मक सिद्धांत के रूप में देखा जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डेविस एवं मूर के सिद्धांत को कार्यात्मक सिद्धांत या प्रकार्यात्मक सिद्धांत के रूप में देखा जा सकता है। किस
परिप्रेक्ष्य में, तो सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तरीकरण का प्रकारात्मक सिद्धांत किनके द्वारा पूछा गया। तो ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कितनी बार ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर किंग्सले डेविस W.E. मूर हो जाएगा। इसको आप लोग एकदम रट लीजिए कि हाँ ये वाला सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर वही रिपीटेड क्वेश्चन है कि सामाजिक स्तरीकरण का प्रकारात्मक सिद्धांत किसी एक से संबंधित है। खाली आप ईयर को देखिएगा, हर एक ईयर में ये पूछा जा रहा है, हर एक परीक्षा में पूछी जा रही है, पीजीडी में पूछा जा रहा है, जीआईसी में पूछा जा रहा है, लेक्चरर में पूछा जा रहा है, यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन ये कितना आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप वीडियो को देख रहे थे, देखते देखते तो आपको ऑलरेडी याद हो ही गया होगा कि सामाजिक स्तरीकरण का जो प्रकारात्मक सिद्धांत है इसके प्रतिपादक कौन है। तो किंग्सले डेविस, देखिए वहाँ पे जीआईसी लिखा हुआ था। फिर ये राजस्थान का जो प्रवक्ता परीक्षा हुआ था 2013 में, उसमें फिर से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सामाजिक स्तरीकरण का प्रकारात्मक सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है, किंग्सले डेविस का। यहाँ पे देखिए मिलान करने के लिए दिया है, लेकिन अगर आप जब जान जाएंगे कि सामाजिक स्तरीकरण का प्रकारात्मक सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है, जैसे डेविस तथा मूर जी, तो इसको अगर आप जानते हैं तो फिर आपको राइट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखना होगा कि पार्सन्स महोदय भी इसके बारे में बात करते हैं। अगर मतलब इसका जनक के रूप में बात की जाए तो प्रकारात्मक तो डेविस तथा मूर हो जाएंगे, लेकिन पार्सन्स महोदय भी इसको सपोर्ट करते हैं। तो 1 और 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये उत्तराखंड जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में पूछी गई थी। पार्सन्स महोदय भी इसमें बहुत हद तक इसको योगदान देते हैं, वो भी मानते हैं कि हाँ सामाजिक स्तरीकरण का प्रकारात्मक सिद्धांत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तथ्य के असमान वितरण को सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। कौन सा चीज को अगर असमान वितरण होगा तो सामाजिक स्तरीकरण बोला जाएगा। तो शक्ति, प्रतिष्ठा और पुरस्कार अगर लोगों के बीच असमान होगी तो उसको सामाजिक स्तरीकरण बोला जाता है। देखिए समाज की जो व्यवस्था होती है वो प्रतिष्ठा, प्रभाव, शक्ति, संपत्ति, इन सभी चीज़ों से मिलकर बनी होती है ना। तो जिनका समाज के अंतर्गत स्थान ऊंचा होगा, जिसके पास ज़्यादा शक्ति होगी, ज़्यादा संपत्ति होगी, उसका तो समाज में स्तरीकरण का आधार भी ऊंचा ही होगा। उसको तो हम लोग एकदम ईजी फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार क्या है। सामाजिक मान्यता, सामाजिक ज्ञान प्राप्त करना, सामाजिक एकीकरण या सामाजिक दूरी को बढ़ाना। तो सामाजिक स्तरीकरण का जो प्रकार है वो सामाजिक एकीकरण होगा। कुछ समाजशास्त्रियों का कहना है कि सामाजिक स्तरीकरण के द्वारा समाज में सहयोग को बढ़ावा मिलता है। चूँकि स्तरीकरण का आधार जो व्यक्तियों की वस्तुनिष्ठ उपलब्धि होती है, इसलिए विभिन्न वर्गों के लोग एक दूसरे के साथ सहयोग करने की कोशिश करते हैं। लोगों की इस बात का संतोष रहता है कि उससे ऊपर स्तर का व्यक्ति उनसे ज़्यादा योग्य एवं सक्षम है। इससे सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, जो सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा मिलता है, यदि लोग मनमाने ढंग से अगर काम करते रहेंगे तो फिर समाज के अंतर्गत स्तरीकरण का आधार नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक स्तरीकरण हेतु प्रकारात्मक रूप से उपादेय नहीं है। तो सामाजिक स्तरीकरण हेतु प्रकारात्मक रूप से उपादेय नहीं है, ये हो जाएगा कि यह समाज में अयोग्य व्यक्तियों की पहचान में सहयोग होता है। इसमें देखिए स्तरीकरण में हम लोग ये नहीं देखते कि कौन अयोग्य है, जिसका जैसा योग्य वह वैसा उसका स्थान होता है। जॉनसन महोदय ने बताया है कि स्तरण लोगों के जीवन में कठिन से कठिन काम करने के लिए प्रेरित करता है। समाज में साधारण से साधारण व्यक्ति यही चाहता है कि वो समाज के ऊंचे स्तर पर पहुंचे, जिसके लिए उसे स्वाभाविक रूप से कठिन परिश्रम करना होता है। स्तरण के द्वारा लोगों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। जो लोग समाज में उच्च श्रेणी के माने जाते हैं, वे अपनी यथास्थिति बनाए रखने के लिए समाज में बेहतर से बेहतर काम करना चाहते हैं। कोई व्यक्ति यह कभी नहीं चाहता कि उसके पद और सुविधा में कोई कमी आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ है समाज का क्या। पेशेगत विभाजन, भाषागत विभाजन, सामाजिक स्थिति के अनुसार विभाजन या क्षेत्रीय विभाजन। तो सामाजिक स्तरीकरण का मेन आधार क्या है, उसका सामाजिक स्थिति के अनुसार विभाजन। स्थिति यानी स्टेटस से अभिप्राय हमेशा यह एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के समूह के सामाजिक पद से है। पूरी तरह से
स्तरण से तात्पर्य समस्त समाज के स्तर पर विभिन्न प्रकार की स्थितियों का श्रेणीबद्ध विभाजन या व्यवस्था है। स्तरण पूरे समाज को उसकी समग्रता में देखने का प्रयास करता है। स्थिति एवं संस्तरण के निर्धारकों के बीच स्पष्ट अंतर है। यह वो संस्तरण के एक समस्त समाज का विभाजक के रूप में कार्य करता है, जो स्थिति के निर्धारक समाज के तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक स्तरीकरण है समाज का क्या? सामाजिक स्तरीकरण समाज का क्या है? तो वही क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, सामाजिक परिस्थिति के अनुसार विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक स्तरीकरण को इस तरह परिभाषित किया जा सकता है। सामाजिक स्तरीकरण को हम किस प्रकार से इसको परिभाषित करते हैं? क्षमता, धन एवं विशेषाधिकार के आधार पर वर्गों का स्थान निर्धारण करना, एक सामाजिक वर्ग का दूसरे वर्ग के द्वारा शोषण। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा किसी सामाजिक व्यवस्था में प्रतिष्ठा, प्रभाव, शक्ति, संपत्ति, सुविधा आदि की विभिन्नता के आधार पर परिस्थितियों एवं भूमिकाओं की अपेक्षाकृत स्थायी श्रेणीबद्धता को सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। इसके अंतर्गत एक प्रकार का दीर्घकालीन उद्देश्य देखने को मिलता है, जिसमें कुछ विशेष स्थिति वाले व्यक्ति या समूह को अधिक अधिकार प्रतिष्ठा प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सामाजिक स्तरीकरण की व्याख्या वर्ग, परिस्थिति और दल के आधार पर करता है? तो सामाजिक स्तरीकरण की व्याख्या की बात की जा रही है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वेबर महोदय। मैक्स वेबर ने सामाजिक स्तरीकरण की जो व्याख्या है वो वर्ग, परिस्थिति और दल यानी क्लास, स्टेटस एंड पार्टी के आधार पर की है। उनका मानना है कि एक समान आर्थिक हित वाले और एक जैसे आर्थिक हित वाले तो प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए जो धनी होते हैं वो राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं और प्राय उस दल में शामिल होकर अपना दबदबा जो है वो कायम रखना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक स्तरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये एक सार्वभौमिक विशेषता है, यह किसी खास समाज तक सीमित है, यह एक स्थानीय विशेषता है, यह केवल भारतवर्ष तक सीमित है। यह एक सार्वभौमिक विशेषता है, यह किसी खास समाज तक सीमित है, यह एक स्थानीय विशेषता है, यह केवल भारतवर्ष तक सीमित है। तो सामाजिक स्तरीकरण के संदर्भ में जो सत्य कथन है वो यह हो जाएगा कि ये एक सार्वभौमिक विशेषता है जो कि हर जगह आपको देखने को मिलेगी। आप किसी भी समाज में ले जाइए, अगर आप अमेरिका जाते हैं तो वहाँ पे जो भौतिकवादी है उस आधार पर वहाँ पर स्तरीकरण होता है। ठीक है, ऐसा भारत में आपको जाति के आधार पर स्तरीकरण देखने को मिलेगा। सामाजिक स्तरीकरण के अध्ययन के लिए मैक्स वेबर का उपागम निम्नलिखित में से कौन सा है? मैक्स वेबर ने कौन से उपागम दिए हैं? तो उन्होंने दिया है त्रिआयामी सिद्धांत। मैक्स वेबर के अनुसार संपत्ति के अलावा शक्ति यानी पावर, सम्मान यानी प्रेस्टीज के आधार पर समाज में स्तरीकरण का निर्धारण होता है। उन्होंने दल, पार्टी को शक्ति का स्रोत माना है। इसी तरह प्रतिष्ठा का स्रोत सामाजिक हैसियत है। अतः सामाजिक स्तरीकरण के अध्ययन के लिए मैक्स वेबर ने त्रिआयामी उपागम का प्रयोग किया है। अगर अन्य इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की तरफ देखें तो मैक्स वेबर ने हैसियत का विचार मध्यकालीन यूरोप में पाए जाने वाले स्टेट जैसी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखकर किया है। जब मध्यकालीन यूरोप में सामंतवादी व्यवस्था थी तो आमतौर पर लोगों का जो हैसियत था वो जन्म पर आधारित था। मैक्स वेबर ने बताया कि सामाजिक स्तरीकरण हैसियत, दल और आर्थिक कारकों के बीच में एक अंतर संबंध है। ये तीनों मिलकर ही समाज में पाए जाने वाले सामाजिक स्तरण का निर्माण करते हैं। चूँकि इन तीनों का स्वरूप जो है वो भिन्न भिन्न समाजों में भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। जैसे मैक्स वेबर जी के अनुसार औद्योगिक समाज में आमतौर पर आपको 4 प्रकार के वर्ग देखने को मिलेंगे: धनवान उच्च वर्ग, धनहीन सफेद फौसी कर्मचारी, निम्न मध्यम वर्ग और मजदूर वर्ग। मैक्स वेबर ने 3P यानी प्रॉपर्टी, पावर एंड प्रेस्टीज की अवधारणा दी, जैसे त्रिआयामी सिद्धांत भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सामाजिक स्तरीकरण पवित्रता तथा प्रदूषण पर आधारित है। पवित्रता और प्रदूषण की बात किनके द्वारा की गई है? तो लुई ड्यूमा जी ने भारत में सामाजिक स्तरीकरण का जातीय संरचना में पवित्रता और प्रदूषण के आधार पर इसको वर्गीकृत किया है, इसको परिभाषित किया है। अगर पवित्रता प्रदूषण आएगा तो ड्यूमा हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसने तर्क दिया कि जो लोग संस्थागत संस्तरण के शीर्ष पर होते हैं अधिकांशतः सत्ता शक्ति पर एकाधिकार रहता है। तो ये जो कथन है ये CW मिल्स जी ने यह तर्क दिया है कि जो लोग संस्थागत संस्तरण के शीर्ष पर होते हैं अधिकांश सत्ता शक्ति पर उनका एकाधिकार हमें देखने को मिलता है। ये सारे क्वेश्चन आपको सोशल स्ट्रैटिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सामाजिक स्तरीकरण का आधार किसे माना जाता है, वर्ण को, शक्ति को, जाति को या उपर्युक्त में से सभी। तो सामाजिक स्तरीकरण का जो आधार है ये उपर्युक्त में से सभी हैं। हम देखते हैं कि जो मानव शास्त्र एवं इतिहासकारों के अध्ययन से हमें यह पता चलता है कि अब तक समाज के मुख्य रूप से 5 आधारों पर इसे विभक्त किया गया है, जैसे दास प्रथा, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, स्टेट एवं वर्ग। कभी तो कोई समाज इन 5 में किसी एक आधार पर स्तरित होता है तो कभी एक साथ 2 आधारों पर स्तरीकृत होता है। अगर हम देखते हैं तो क्या पाते हैं कि जो व्यवस्था है ये इस आधार पर होती है कि जो प्राचीन काल में भारत का जो सामाजिक स्तरीकरण का आधार वर्ण एवं बाद में जाति हुई, तो वही आज जो जाति एवं वर्ग दोनों संस्करण का मुख्य आधार है। पार्सन्स महोदय ने मैक्स वेबर की शक्ति को भी सामाजिक स्तरीकरण का आधार माना है। अतः हम कह सकते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण का आधार क्या है, वर्ण हो जाएगा, जाति व्यवस्था हो जाएगी, शक्ति हो जाएगी, ये सभी क्या हो जाएंगे, समाज के अंतर्गत लोगों को सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के इनके मूल्य फैक्ट्स हो जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास हेल्पफुल लगी होगी। इसी प्रकार से आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।